भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय आडवाणी जी, एनडीए के राष्ट्रीय संयोजक स्नेही भाई शरद यादव जी, मंच पर उपस्थित एनडीए के घटक दलों के समस्त सम्मानित नेतागण और इस विशाल रैली में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं एनडीए की तरफ से इस रैली के संयोजक भाई अनंत कुमार को, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता को और बीजेपी, अकाली दल, जनता दल यू और शिवसेना के दिल्ली के कार्यकर्ताओं को और समस्त दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इस महासंग्राम का श्री गणेश इतने उत्साह और जोशो खरोश से करवाया है। मित्रों, जितने लोग मैदान में दिख रहे हैं उससे ज्यादा लोग सड़क पर मौजूद हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि भ्रष्टाचार का ये मुद्दा जनता को कितना उत्प्रेरित कर रहा है। मैं मैदान में खड़े लोगों का तो स्वागत करती ही हूँ, बाहर सड़क पर बैठे हुए लोगों का भी अभिनंदन करती हूँ, और अगर कनात हटाकर उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी जाए तो बहुत सीधे वो हमें देख सकेंगे, सुन सकेंगे। ये एक अच्छी बात यहाँ से अध्यक्ष जी ने करवाई है। मुझे लगता है कि इस बात की अनुपालना करनी चाहिए। मित्रों, पूरे का पूरा शीतकालीन सत्र संसद का जेपीसी की मांग को लेकर बाधित रहा, लेकिन पूरे सत्र संसद की कार्यवाही बाधित होने के बाद भी जब जेपीसी की मांग नहीं मानी गई तो समूचे एनडीए के नेताओं ने यह तय किया कि संसद से सड़क पर चलना चाहिए। और संसद के सत्र समाप्त होने के अगले ही दिन आदरणीय आडवाणी जी ने सभी एनडीए नेताओं की मौजूदगी में इस संघर्ष का ऐलान किया, जिसका शंखनाद हम आज कर रहे हैं। हमारे कृष्ण आज पांचजन्य का शंख बजाएंगे और इस महासंग्राम का शंखनाद दिल्ली की इस विशाल रैली से होगा, जो संसद के अगले सत्र तक पूरे देश में घूम घूम कर इस भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को आगे चलाएगी। मित्रों, भ्रष्टाचार के प्रकरण तो पूर्व में भी उभरते रहे हैं, लेकिन एक साथ इतने प्रकरण पहली बार उठे हैं। मैं हैरान होती हूं कई बार कि यूपीए की ये सरकार अपने दूसरे अवतार में पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आई थी। लोगों को लगता था कि 5 वर्ष तक ये सरकार बिना किसी दिक्कत के चलेगी, लेकिन भयंकर महंगाई के चलते 1 साल के अंदर अंदर ये सरकार अलोकप्रिय हो गई और 1.5 साल के अंदर अंदर भ्रष्टाचार के चलते ये सरकार बदनाम हो गई और आज पूरी की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है। अभी भाई विजेंद्र गुप्ता कह रहे थे कि कांग्रेस महाधिवेशन में विपक्ष को कोसने का काम हुआ। मैं हैरान होती हूँ, अरे तुम्हारी ही सरकार, तुम ही करो भ्रष्टाचार और तुम ही डालो फटकार। ये कैसा तमाशा है? ये कौन सा न्याय है? मैं कहना चाहती हूँ मित्रों यहाँ कि हम जेपीसी की मांग ऐसे ही नहीं कर रहे थे। बार बार लोग कह रहे थे कि पीएसी विद्यमान है तो जेपीसी क्यों? पीएसी के सम्मानित अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में हमारे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय जोशी जी मंच पर मौजूद हैं, जो जेपीसी की मांग हमारे साथ खड़े होकर के कर रहे थे। आखिर क्यों? पीएसी सारे अकाउंट देखेगी, सारा फ्रॉड देखेगी, सारा घोटाला देखेगी, लेकिन मित्रों राडिया टैक्स के आने के बाद मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं रह गया। भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। राडिया टैक्स के खुलासों ने भारतीय लोकतंत्र के चारों खंभों के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। राडिया टैक्स के खुलासे से पता चला
में कहां तक दखल कर चुका है। मंत्रिमंडल का दखल, उसमें उनका दखल है। विभागों का वितरण, उसमें उनका दखल है। अखबार में क्या लिखा जाए, संपादकीय और अग्रलेखों में उनका दखल है। कौन सी खबर पहले पृष्ठ पर छपे और कौन सी तीसरे पृष्ठ पर छपे, इसमें उनका दखल है। न्यायपालिका के द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों में उनका दखल है। आज एक समय आ गया है जब सांसद बैठकर आत्मचिंतन करें, जब नेता बैठकर मंथन करें। ये सागर मंथन हो रहा है मित्रों, पूरे भारतीय लोकतंत्र और इंडियन पॉलिटी के सामने लगे हुए इस सवालिया निशान का यदि हम मंथन और चिंतन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए हम बार बार मांग कर रहे थे जेपीसी की। पत्रकार बंधु कहते थे कि आप जेपीसी वाले प्रधानमंत्री को बुलाओगे इसलिए वो जेपीसी नहीं दे रहे। आज तो आपका ये शक भी खत्म हो गया। अब तो पीएससी के सामने प्रधानमंत्री ने जाने की ऑफर कर दी। ये बात नहीं थी मित्रों, मैं बार बार कहती थी जेपीसी इसलिए नहीं दी जा रही कि सरकार को लगता है ये मुद्दा जीवंत रहेगा, जीवित रहेगा। लेकिन हमने तय किया कि अगर आप जेपीसी के माध्यम से इस मुद्दे को जीवित नहीं रखना चाहते तो हम जनता के माध्यम से मुद्दे को जीवित रखेंगे और हम जाएंगे लोगों के बीच में, घर घर द्वार द्वार जाकर हमारा कार्यकर्ता लोगों को बताएगा कि ये घोटाले क्या है। एक के बाद दूसरा घोटाला, और पहला दूसरे से ज्यादा खतरनाक, दूसरा तीसरे से ज्यादा खतरनाक, और हर घोटाले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले दिनों एक रहस्योद्घाटन हुआ कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के तार विदेशों से जुड़ रहे हैं, और ये बात किसी ने लिखी नहीं, सरकार के अपने हलफनामे में कही गई कि इसकी जांच का दायरा इतना व्यापक है कि हमें विदेशों में जाकर भी जांच करनी पड़ेगी। आदर्श सोसाइटी घोटाले में आज रहस्योद्घाटन हुआ कि जिस अधिकारी ने फाइल आगे बढ़ाई उसको कैश मिलता गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज रहस्योद्घाटन हुआ कि जो अधिकारी तिहाड़ जेल के अंदर इस घोटाले में बंद हैं, उनकी हत्या की साजिश रची गई। हर दिन नई बात आती है, लेकिन सोनिया गांधी कहती है कि प्रधानमंत्री कटघरे में नहीं है, प्रधानमंत्री की कहीं जिम्मेदारी नहीं है। अभी यहाँ सीवीसी की बात कर रहे थे भाई अरुण जेटली जी, मैं कहना चाहती हूँ सरदार मनमोहन सिंह जी, आप उस गुरु के सिख हैं जिसने मां भवानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी, देह शिवा वर मोह शुभ कर्म तो कबहू न करूं, अरिसो जब भी मैं जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। मां भवानी के सामने वरदान मांगा था कि मां शुभ कर्मों से मैं कभी नहीं चलूं, तो ऐसा वरदान दे। और आपने उस गुरु के सिख ने बैठकर अपने हाथ से एक अशुभ काम करने का काम किया और अपने हाथ से दस्तखत कर दिए एक दागी आदमी को उस भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली संस्था पर बैठाने के लिए, जिसको सबसे बड़ी संस्था एपेक्स बॉडी माना जाता है। मित्रों, उस कमेटी में केवल 3 लोग होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। हम तीनों के सामने 3 नामों का पैनल आया। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि इस एक व्यक्ति पर मेरा रिजर्वेशन है, क्योंकि ये केस में लिप्त है, केस अभी खत्म नहीं हुआ है। जब ये केरल में फूड सेक्रेटरी थे उस समय पामुल इनका एक केस इन पर चला था। हम नहीं चाहते कि किसी दागी व्यक्ति को सीवीसी बनाया जाए। मुख्य सतर्कता आयोग, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ये जो बाकी 2 लोग हैं इनमें से आप किसी को चुन लीजिए। वो नहीं माने। मैंने कहा कि आप पैनल को बड़ा कर लीजिए, बाहर से और अफसर ले आइए, कोई भी उनमें से किसी को बना लीजिए। वो नहीं माने। मैंने कहा अच्छा 24 घंटे के लिए आप मीटिंग स्थगित कर दीजिए, जो बात मैं कह रही हूँ उसका फीडबैक ले लीजिए कि एक दागी व्यक्ति को लगाने में आपकी कितनी हेठी होगी। वो नहीं माने। उन्होंने कहा फैसला तो आज ही करना है। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, अगर फैसला आज ही करना है और इसी को लगाना है तो मैं सहमति नहीं दूंगी।
तो उन्होंने कहा मत दीजिए। मैंने कहा मैं लिखित में असहमति दूंगी, तो उन्होंने कहा दे दीजिए। मैंने हाथ से लिखा आई डिसएग्री, मैं असहमत हूं, लेकिन प्रधानमंत्री आज जवाब दें कि बाकी चीजों में वो कह सकते हैं मैं फाइल दिखाऊंगा, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली, भ्रष्टाचार की जांच करने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था विजिलेंस कमिश्नर के चीफ कमिश्नर को लगाने में आपकी सीधी जिम्मेदारी है या नहीं है? वहां किसी और के दस्तखत नहीं है प्रधानमंत्री जी, वो नियुक्ति आपके दस्तखतों से हुई है, वो गृह मंत्री के दस्तखतों से हुई है, और मेरी असहमति की टिप्पणी वहां दर्ज है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री तो मिस्टर क्लीन है, अगर आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और आप देखकर आंखें मूंदते हैं, तो भी आप उतने ही बड़े अपराधी हैं। रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता कुरुक्षेत्र, जिसकी 4 पंक्तियां बहुत चर्चित हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अगर आप भ्रष्टाचार को देखकर तटस्थ रहते हैं तो भी आप अपराधी हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन सीबीसी की नियुक्ति में तो आपकी तटस्थता की भूमिका नहीं थी, आपकी सक्रिय भूमिका थी। आपके अपने हस्ताक्षरों से वो नियुक्ति हुई है, उस पर आपको क्या कहना है? आज सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, लेकिन जो बात मैं कह रही थी मित्रों आपसे कि हम जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र के सामने लगे हुए इन सवालों का जवाब ना सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, ना पीएससी दे सकती है। इसके लिए जेपीसी के लिए सांसदों को बैठने की आवश्यकता है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। और इसलिए केवल हम नहीं, समूचा प्रतिपक्ष, उनके समर्थक दल भी और बाद में तो उनके घटक दल भी ये मांग कर रहे थे कि जेपीसी दे दीजिए। मेरा एक प्रश्न है कि आपने जेपीसी नहीं दी, कम से कम आप इतना तो बता दीजिए कि आप जेपीसी देना क्यों नहीं चाहते। ये तो हमें अधिकार है जानने का। मैं आज इस मंच से केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी कहती है नो जेपीसी, मनमोहन सिंह कहते हैं नो जेपीसी। आई एम ओनली आस्किंग व्हाई नो जेपीसी? मैडम सोनिया गांधी व्हाई नो जेपीसी? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर व्हाई नो जेपीसी? एक कारण तो बता दीजिए, एक वजह तो बता दीजिए कि जेपीसी क्यों नहीं। आप पीएससी के सामने जाने को तैयार हैं, लेकिन आप जेपीसी को गठित करने के लिए तैयार नहीं। आज इसका जवाब चाहिए सरकार को, सरकार से, और वो जवाब मांगने के लिए हमने इन रैलियों का आयोजन किया है। मित्रों, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर इनके पास छिपाने को कुछ नहीं है तो जेपीसी के गठन में दिक्कत क्यों? क्या पहले कभी जेपीसी नहीं बनी? मैं अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहती हूँ, चारों घटक दलों के लोग यहाँ मौजूद हैं, पहले 4 बार जेपीसी बनी है। 2 बार कांग्रेस के शासनकाल में बनी है, 2 बार एनडीए के शासनकाल में बनी है। पीएससी तो तब भी थी जब मनमोहन सिंह जी आपने स्वयं नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के तौर पर खड़े होकर सिक्योरिटी स्कैम केतन पालिक के केस में जेपीसी मांगी थी, तब भी पीएससी थी। तब जेपीसी क्यों मांगी थी आपने? 2 बार आपने हमें जेपीसी दी, हर्षद मेहता के समय आपने जेपीसी दी, बोफोर्स के समय जेपीसी दी, तब जेपीसी का गठन क्यों किया गया? और मित्रों, एक जेपीसी तो मैंने स्वास्थ्य मंत्री के नाते दी थी और खड़े खड़े दी थी। लोकसभा में मांग हुई विपक्ष के द्वारा कि अगर इस पेप्सी कोला के कांड में जेपीसी मिल जानी चाहिए, तो मैंने कहा स्पीकर साहब आप इन्हें जेपीसी दे दीजिए। एक दिन के लिए भी संसद बंद नहीं हुई थी और खड़े होते ही जेपीसी दी थी। और जेपीसी का एक रूल है कि सत्ताधारी पक्ष का चेयरमैन होता है वहां, लेकिन शरद पवार जी उस समय प्रतिपक्ष में थे, उन्होंने कहा कि इसका चेयरमैन क्या आप हमें बनाएंगी? मैंने कहा मंजूर, बनाएंगे। हमने नियम की अवहेलना करते हुए प्रतिपक्ष के व्यक्ति को जेपीसी का नेता बनाया था, जेपीसी का अध्यक्ष बनाया था। इसलिए मेरा एक ही सवाल है आज इस रैली में कांग्रेस अध्यक्षा से भी, सरकार के मुखिया से भी,
कि जेपीसी आप क्यों नहीं दे रहे, इसका एक वाहिद जवाब हमें दे दीजिए, एक वैलिड आंसर आप हमें दे दीजिए। और अगर आप नहीं देते तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आपके पास छिपाने को बहुत कुछ है और आप सांसदों के सामने आना नहीं चाहते। मित्रों, सरकार को लोग शासन का काम देते हैं मगर विपक्ष को प्रहरी का काम देते हैं, और एनडीए इस सरकार का प्रमुख प्रतिपक्षी गठबंधन है, प्रिंसिपल ऑपोजिशन अलायंस। और इसलिए प्रहरी का मतलब है जब आप घर के आगे पहरेदार बैठाते हैं तो उसका मतलब है कि वो घर को लूटने नहीं देगा, और अगर घर लूट जाए तो उसे सजा दिलवाएगा। हम वो प्रहरी का काम कर रहे हैं। इस देश में जिस तरह चरम सीमा पर महंगाई बढ़ रही है उसका भी प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। लोकसभा में बोलते हुए 4 घोटालों का जिक्र किया था मैंने, गेहूं घोटाला, चावल घोटाला, दाल घोटाला, चीनी घोटाला, और सरकार को कटघरे में खड़े करके कहा था कि ये जो महंगाई की मार लोगों के कदमों पर पड़ रही है ये केवल और केवल भ्रष्टाचार के कारण है। थोड़े दिन बाद देखिए प्याज घोटाला भी सामने आएगा। ये जो प्याज आज आंसू निकलवा रहा है लोगों के, एक प्याज घोटाला भी सामने आएगा। इसीलिए हम प्रहरी बनकर हमने उन घोटालों का पर्दाफाश किया। आज प्रमुख प्रतिपक्षी गठबंधन के नाते हम निकले हैं सड़क पर। आज शंखनाद करके ये पहली रैली है हमारी, 12 रैलियां हम करेंगे संसद के सत्र के पहले तक, और इस सरकार को झुका कर रहेंगे, सरकार को बदल कर रहेंगे। हमने कह दिया है लोगों को, खत्म करो ये भ्रष्टाचार, चलो चले जनता के द्वार, चलो चले जनता के द्वार। बहुत बहुत धन्यवाद।